my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of cell biology, I am going to deliver my talk on cell division, and particularly I focus on mitosis. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में सेल बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीज़न पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या इसका पर्पज होता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, और इस सेल साइकिल को बहुत ही सुंदर पिक्चर्स के द्वारा, बहुत ही सुंदर डायग्राम्स के द्वारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इस टॉपिक के तीन वीडियो जैसे मैं आपसे शेयर करूंगा। आज का जो वीडियो है ये माइटोसिस पे फोकस रहेगा, सेकंड जो अपना वीडियो रहेगा वो मियोसिस के फोकस रहेगा, और तीसरा जो वीडियो है वो इनके रेगुलेशन पे, रेगुलेशन ऑफ साइकिल पे फोकस रहेगा। तो ये जो टॉपिक है ये बीएससी, एमएससी, इसके अलावा नेट जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम में जो अपीयर हो रहे हैं, स्कूल लेक्चर की जो एग्ज़ाम में जो अपीयर हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद टॉपिक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक सेल डिवीजन एंड आई विल फोकस माय टॉक ऑन माइटोसिस। अब सेल डिवीजन में नाम से स्पष्ट है, सेल डिवीजन यानी कोशिकाओं का विभाजन। कोई भी एनिमल्स हो उसमें मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है, और प्रोजेनी के मेंटेनेंस तभी होती है जब एनिमल्स में गैमेट प्रोडक्शन की क्षमता हो और गैमेट के फ्यूजन के बाद में बनने वाले जाइगोट में मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी हो। तो हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स में माइटोसिस, मियोसिस यानी गैमेटोजेनेसिस और क्लीवेज, ये प्रोसेस साइड बाय साइड इसके अंदर चलते रहते हैं। अब एनिमल्स में पाए जाने वाले जो सेल डिवीजन हैं इनको बेसिकली तीन टाइप में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइप इज एमाइटोसिस, ए मीन्स एब्सेंट। सेकेंड डिवीजन इज माइटोसिस जो कि एक तरह का सूत्री विभाजन होता है, और तीसरा जो डिवीजन है वो होता है मियोसिस, इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। अब इन तीनों डिवीजन्स में क्या होगा, एमाइटोसिस जो होता है ये जनरली प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, जैसे अमीबा है, इसको क्रिप्टोमाइटोसिस बोलते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व नहीं होती है और जो भी एक्टिविटी चलती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही चलती रहती है। इसलिए एमाइटोसिस को कई बार हिडन माइटोसिस के रूप में, हिडन सेल डिवीजन के रूप में या क्रिप्टोमाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड जो टाइप है माइटोसिस, अब इस माइटोसिस में क्या होगा, जो डॉटर सेल्स जो बनती है, पुत्री कोशिकाएं जो बनती है, उनकी शेप, साइज, साइटोप्लाज्म की मात्रा, डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम की कंटेंट वो अपने पेरेंटल सेल के समान ही होती है। यानी पेरेंटल सेल यदि डिप्लॉयड है तो इनकी डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड है। और तीसरी टाइप का जो डिवीजन है मियोसिस, इसमें क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है और मियोटिक डिवीजन गैमेट प्रोडक्शंस के समय होता है, क्योंकि मेल में जैसे टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया है, इससे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। फीमेल के अंदर ओगोनिया होते हैं, ओगोनिया के अंदर हैप्लॉइड ओवम की फॉर्मेशन होती है। तो बॉडी में जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, oogenesis होगा, उस दौरान क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस्ड होकर आधी हो जाती है, इसलिए इसको मियोसिस या असूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। और मियोटिक जो डिवीजन है ये माइटोसिस की तुलना में काफ़ी कॉम्प्लिकेट है। मियोटिक डिवीजन भी दो फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस फर्स्ट है उसमें एक्चुअल में क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस होती है, इसलिए इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। और मियोसिस सेकेंड है वो एक टाइप से माइटोसिस होता है, एक प्रकार का माइटोसिस होता है, उसको होमोटिपिक डिवीजन के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो व्याख्यान है वो मैं माइटोसिस पे फोकस करूँगा, लेकिन उससे पहले एमाइटोसिस के बारे में भी बहुत ही बेसिक, बहुत ही 1 मिनट में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। एमाइटोसिस, यहाँ पर ए मीन्स एब्सेंट। अब इस तरह का जो सेल डिवीजन होगा ये फाइलम प्रोटोजोआ के सदस्यों में पाया जाता है, पर्टिकुलरली सार्कोडिना के जो एनिमल्स हैं जैसे अमीबा है। अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है,
बाकी डिवीजन में तो यहाँ पर आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोफेज के अंत में डिजोल्व हो जाती है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व नहीं होती है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए कोई प्रोटोजोन सेल्स हैं, इसके बाद में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो होता है इलोंगेट हो जाता है, डम्बल शेप हो जाता है, न्यूक्लियस के बीच में एक हल्की जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, खाँच है, ये बन जाती है। इसके बाद में कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल डिवाइड नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो केंद्रक है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। अब एक केंद्रक है वो अपर पोर में चला गया, एक केंद्रक नीचे वाले पोल में चला गया, और इन दोनों बीच में फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन की जो खाँच है धीरे धीरे गहरी होती जाती है और लास्ट में ये 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस हैं, पुटअप होते हैं इसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व नहीं होती है तो इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं, इसके अंदर पोलरिटी कैसे बनती है, इनके अंदर इनके जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये जो परिघटना है ये अमीबा प्रोटियस जैसे उसमें पाई जाती है और सारी परिघटनाएं केंद्र के अंदर ही संपादित हो रही है, इसलिए इसको हिडन माइटोसिस के नाम से या क्रिप्टोमाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब आज का अपना जो व्याख्यान है वो माइटोसिस पे मेनली फोकस रहेगा। माइटोसिस मीन्स सूत्री विभाजन, और माइटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होती है वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है हर दृष्टि से, मॉर्फोलॉजिकली, फिनोटाइपिकली, जीनोटाइपिकली, इकोलॉजिकली। तो जो प्रॉपर्टीज़ पेरेंटल सेल्स में होती है वही प्रॉपर्टीज़ इनकी डॉटर सेल्स में पाई जाती है। और माइटोसिस की सबसे पहले जो स्टडी है ये प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले ऑब्जर्व की थी। पादप कोशिकाओं में माइटोसिस की खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1870 में की थी। प्राणी कोशिकाओं में माइटोसिस की खोज फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने की थी 1882 में। अब ये जो सेल साइकिल है, सेल डिवीजन है, इसके दौरान क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है, क्रोमोसोमल बिहेवियर, इसकी डिटेल स्टडी डार्लिंगटन ने की थी। क्योंकि सेल डिवीजन है ये एक तरह की साइकिल है, और सेल डिवीजन में आपको देखोगे कि इस सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रोसोमल साइकिल भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल बनते हैं, सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम बनते हैं। इस सेल डिवीजन में न्यूक्लियर साइकिल आपको देखने को मिलेगी, इस सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्मिक साइकिल आपको देखने को मिलेगी, इस सेल डिवीजन में आपको क्रोमोसोमल साइकिल देखने को मिलेगी। तो माइटोसिस जो है, माइटोसिस में ये सारी परिघटनाएं संपादित होती है। माइटोसिस में सेंट्रोसोम में भी रीस है, ये एक तरह का चक्रीय प्रकरण चलता है। न्यूक्लियस में साइक्लिक चेंज होती है, साइटोप्लाज्म में चेंजिंग होती है, क्रोमोसोम में चेंजिंग होती है। इनको भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो माइटोसिस की जो परिघटना है इसको बेसिकली 2 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। एक तो पहले वो इवेंट मैं आपसे शेयर करूंगा जो केंद्र के अंदर संपादित होती है, दूसरी वो पार्ट होगा जो साइटोप्लाज्म में संपादित होता है। तो केंद्रक में होने वाले जो चेंजेस है, केंद्रक में होने वाले जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, इनको कैरियोकाइनेसिस के नाम से या न्यूक्लियर डिवीजन के नाम से जाना जाता है। और साइटोप्लाज्म में जो फिनोमिनन होता है, साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन होता है, ये घटना कहलाती है साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली माइटोसिस जो है इसके 2 पार्ट हो गए, कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब कैरियोकाइनेसिस जो है इसके अंदर भी 2 सब फेज है, 2 मेन फेज है, यूं मान के चलो। इसमें एक पहली तो प्रावस्था है इंटरफेज। इंटरफेज होते हैं ये 2 सेल डिवीजन के बीच की रेस्टिंग फेज है। और सेकंड जो पार्ट है इसमें ये कहलाता है एम फेज। एम का मतलब माइटोटिक। तो इस कैरियोकाइनेसिस के भी 2 सब पार्ट हो गए, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज जो है ये वैसे देखें तो इसको रेस्टिंग स्टेज का नाम दिया है, रेस्टिंग पीरियड का नाम दिया है, लेकिन वास्तविकता कुछ हो रही है। यहाँ पर सेल रेस्ट नहीं करती है, एक्चुअल में सेल अगले डिवीजन की इसमें तैयारियां करती है। ये एक तरह की प्रिपेरेटरी फेज है, एक तरह की निर्माणकारी प्रावस्था है। और अगला डिवीजन हो उससे पहले क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या प्रोटीन्स चाहिए, क्या क्या इसमें अंदर फैक्टर्स चाहिए, उन सभी का सिंथेसिस, संश्लेषण इस फेज के अंदर होता है। तो इंटरफेज इज नॉट ए रेस्टिंग फेज। हालांकि नाम इसको विश्राम प्रावस्था दिया है, लेकिन वास्तव में कोशिकाएं यहाँ पर विश्राम नहीं करती है,
इसके अंदर अगले डिवीज़न की जो वास्तविक तैयारियां होती है वो तैयारियां इस प्रावस्था के अंदर की जाती है। अब इंटरफेज के अंदर भी 3 सब पीरियड्स हैं। एक तो G1 फेज, इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक पीरियड या फर्स्ट गैप पीरियड। इसके बाद सेकंड जो फेज है इसमें S फेज, ये कहलाती है सिंथेटिक, S फॉर सिंथेसिस, यहाँ पर G का अर्थ है ग्रोथ। तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो इंटरफेज जो होती है इसके अंदर 3 उप प्रावस्थाएं और है, 3 सब स्टेज और है, जिसके अंदर G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 है, इसको पोस्ट माइटोटिक फेज के नाम से भी जाना जाता है, इसको फर्स्ट गैप पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और S फेज जो है ये सिंथेटिक फेज होती है। G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज के नाम से या सेकेंड गैप पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि G1 फेज है ये टीलोफेज के बाद में आ रही है, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक नाम दिया है। और G2 जो फेज है ये प्रोफेज से जस्ट पहले है, इसलिए इसको प्री माइटोटिक नाम दिया है। लेकिन विदेशी पुस्तक में इसको गैप फेज के नाम से, गैप पीरियड के नाम से इसको डेजिग्नेट किया है, और कुछ इंडियन बुक्स में इसको पोस्ट माइटोटिक और प्री माइटोटिक पीरियड के नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही शब्द का उच्चारण करूँगा, दोनों शब्द को मैं इसमें सम्मिलित करूँगा। अब G1 फेज जो होती है, G1 फेज के अंदर क्या होगा, DNA से RNA बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और जो RNA बना उससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि G1 फेज के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया भी हो रही है और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी हो रही है, और इस फेज के दौरान mRNA के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यदि mRNA के मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे तो वो सेल एक तरह से रेस्टिंग फेज में चली जाएगी, एक तरह से G0 फेज में चली जाएगी। अब अपनी बॉडी में सेल का जैसे आप सर्वे करो, आपकी बॉडी में जैसे इंटेस्टाइन की सेल है, स्किन की सेल है, गर्भाशय की कोशिकाएं होती है यूट्रस की, इसके अलावा बोन मैरो की सेल्स होती है। इन सेल्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है, और जितनी सेल की डेथ होती है उतनी सेल रोजाना बन जाती है। अब बोन मैरो में देखो, जैसे ये मैं मेरा व्याख्यान कंप्लीट करूँगा तो कम से कम 80 लाख सेल्स की डेथ हो जाएगी, लेकिन नाइट में ये 80 लाख सेल है, इनकी वापस ओरिजिन हो जाएगी। इसी तरह नर्व सेल जैसे होती है, अब नर्व सेल जो होती है वो परमानेंटली G0 स्टेज में आ गई। अब G0 स्टेज में आ गई, उसके अंदर आगे प्रोफेज, मेटाफेज, ये स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल होती है उनकी संख्या जन्म से लेकर मृत्यु तक कांस्टेंट होती है। हालांकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की स्टेज में इनमें थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की कैपेसिटी होती है, और ब्रेन में कुछ कोशिकाएं ऐसी है जिसके अंदर माइटोसिस की क्षमता है, उसको ग्लियल सेल के नाम से जाना जाता है, ग्लियल कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और ब्रेन में जो ट्यूमर होता है, ब्रेन में जो कैंसर होता है, वो एक्चुअल में ग्लियल कोशिकाओं के सेल डिवीजन से होता है, और ग्लियल कोशिकाओं से होने वाला जो ट्यूमर होता है ये ग्लियोमा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जैसे लीवर की सेल है, मान लो हिपैटिक सेल। अब हिपैटिक सेल में रीजनरेशन की कैपेसिटी है। आपका लीवर यदि डैमेज हो गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लीवर की जो सेल है वो G0 स्टेज में पड़ी है, लेकिन जो ही लीवर के अंदर डैमेज होगा उनको रीजनरेशन की आवश्यकता पड़ती है, रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आप देखते हो कि लीवर की जो हिपैटिक सेल है वो G0 से शिफ्ट होके G1 स्टेज के अंदर आ जाती है, फिर S फेज होती है, G2 फेज होती है, और उस लीवर का रीजनरेशन हो जाता है। तो जो लीवर डैमेज हुआ है वो लीवर वापस निर्मित हो जाता है, और आजकल तो लीवर का ट्रांसप्लांटेशन है वो भी संभव है, और बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पर जो G1 फेज जो होती है इसके अंदर DNA से RNA बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, और RNA से प्रोटीन्स बनेगा, यानी ट्रांसलेशन होगा। और एक्चुअल में इस फेज में साइटोप्लाज्म का संश्लेषण होता है, साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि कोई भी डिफ्रेंशिएटेड सेल हो उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो हमेशा 0.7 होना चाहिए। अब मान लीजिए G1 फेज एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस हुआ ही नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, सेल की साइज निरंतर छोटी होती जाएगी। जैसे जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन जो होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, तो जाइगोट के क्लीवेज डिवीजन में आपने देखा होगा कि उसकी इंटरफेज में केवल S प्रावस्था ही होती है, G1 और G2 स्टेज नहीं होती है। इसलिए पहले क्लीवेज के बाद में एक जाइगोट से 2 सेल बन गई, लेकिन उनकी साइज छोटी होगी।
सेकेंड क्लीवेज हुआ 2 से 4 सेल बन गई, उनकी साइज और छोटी हो गई। तीसरा क्लीवेज हुआ 8 सेल बनी, साइज और छोटी होगी। तो क्लीवेज के जो स्टार्टिंग जो 10-12 क्लीवेज होते हैं वो सिंक्रोनस टाइप के होते हैं, रैपिड होते हैं, और उनमें इंटरफेज की जो ड्यूरेशन है बहुत छोटा होता है। इसलिए क्लीवेज में बनने वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या तो ज़्यादा होती है, लेकिन साइज उनकी निरंतर छोटी होती जाती है, और वहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो होता है वो क्लीवेज के दौरान बढ़ता जाता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ेगा। उसके बाद में क्लीवेज जो होता है वो माइटोसिस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई भी एनिमल्स हो उसमें स्टार्टिंग के जो 10-12 जो डिवीजन होंगे जाइगोट में, वो डिवीजन क्लीवेज के नाम से जाने जाते हैं। 10-11 क्लीवेज के बाद में जो विभाजन होंगे उनको क्लीवेज नहीं बोलेंगे, उनको माइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और वो पॉइंट जहाँ पर क्लीवेज का माइटोसिस में रूपांतरण हो रहा है उस पॉइंट को मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। तो जो ही क्लीवेज की शिफ्टिंग माइटोसिस में होगी उसकी इंटरफेज की ड्यूरेशंस बढ़ जाती है, इंटरफेज में G1 और G2 फेज है वो भी अपीयर होने लग जाती है। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखें तो इस फेज में साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो रही है। सेकेंड फेज जो है सिंथेसिस, अब इसमें नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर DNA से DNA बनेगा, क्योंकि माइटोसिस में पुत्री कोशिकाओं में जो डॉटर सेल्स हैं उसमें DNA के अमाउंट सेम होनी चाहिए, क्रोमोसोम की संख्या सेम होनी चाहिए। इसलिए इंटरफेज में DNA को पहले ही डबल कर लिया जाता है। मान लो किसी सेल में 100 मॉलिक्यूल DNA के हैं तो इंटरफेज के अंदर 100 से 200 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और ये 200 मॉलिक्यूल फिर टीलोफेज के अंत में दोनों सेल्स में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एस फेज में एक्चुअल में देखें तो DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA का प्रतिलिपिकरण होता है। और तीसरी जो फेज है इसमें G2 फेज, जिसको सेकंड गैप पीरियड के नाम से या प्री माइटोटिक फेज के नाम से जाना जाता है। और इस G2 फेज में क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, इसके अंदर DNA की रिपेयरिंग होती है, क्यों बाई चांस DNA रेप्लिकेशन के दौरान कोई एरर रह गई, कोई त्रुटि रह गई, कहीं भी कोई डैमेज हो गई तो उस डैमेज DNA को यहाँ पर रिपेयर कर दिया जाता है। तो DNA रिपेयरिंग की जो परिघटना है वो इस G2 फेज में होती है। इसके अलावा स्पिंडल फॉर्मेशन की इवेंट यहाँ पर होती है, ATP का एक्युमुलेशन यहाँ पर होता है, ATP बनती है, ATP यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है। और इसका जो सेकंड जो पार्ट है M फेज, M फॉर माइटोटिक। अब माइटोसिस के अंदर बेसिकली 4 मेन प्रावस्थाएं होती है, एक तो प्रोफेज, इसके बाद में मेटाफेज, इसके बाद में एनाफेज, इसके बाद में टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद में फिर साइटोकाइनेसिस। तो ये एक माइटोसिस की होने वाली मेन इवेंट्स की समरी है। तो माइटोसिस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 2 पार्ट हो गई, इंटरफेज, एम फेज। इंटरफेज में भी 3 उप प्रावस्थाएं होगी, G1, S, G2, और एम फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इस पूरी साइकिल के अंदर 3 चेक पॉइंट होंगे। ये चेक पॉइंट कहाँ पर होते हैं, एक तो G1 और S के बीच में, ये पहला चेक पॉइंट होता है, फर्स्ट चेक पॉइंट। और इस पहले चेक पॉइंट में ये प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, CDK4, CDK6, CDK2। दूसरा चेक पॉइंट होता है G2 और M फेज के बीच में, इसको चेक पॉइंट सेकंड के नाम से जाना जाता है। और इस चेक पॉइंट में CDC2 जो प्रोटीन है, फैक्टर है, इसकी आवश्यकता होती है। और तीसरा जो चेक पॉइंट होता है ये मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है। तो 3 चेक पॉइंट हैं यहाँ पर। अब किसी भी चेक पॉइंट पे कोई भी एरर रह गया तो वो सेल आगे वाले स्टेज के अंदर शिफ्ट नहीं होती है। मान लो पहला चेक पॉइंट यदि फ्लॉप हो गया तो सेल G0 स्टेज में चली जाएगी, सेल की डेथ भी हो सकती है, सेल में डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हो सकती है। सेकंड चेक पॉइंट पे कहीं कोई एरर हो गया तो माइटोटिक फेज है वो स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड चेक पॉइंट में कहीं फेलर हो गया है तो बेटा फेज के बाद में टीलोफेज में डॉटर सेल्स नहीं बनेगी। तो पूरा जो सूत्री विभाजन होता है वो 3 पॉइंट पे चेकिंग होती है इसकी। फर्स्ट चेक पॉइंट G1 और S के बीच में, सेकंड चेक पॉइंट G2 और M फेज के बीच में, तीसरा चेक पॉइंट मेटा फेज और एना फेज के बीच में। अब इसकी जो एक्चुअल जो मैकेनिज्म है ये मैं अलग से एक व्याख्यान में रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल के तहत मैं इसमें डिस्कस करूँगा
क्योंकि हर साइक्लिन प्रोटीन्स का अपना अलग अलग रोल है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, कैसे वो फंक्शंस करते हैं। तो ये पूरा एक डिटेल एक अलग से व्याख्यान बनेगा, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अब बेसिक इवेंट्स में अपन आते हैं। फर्स्ट जो इवेंट है इसकी प्रोफेज, ये सारे सीक्वेंस में फिगर मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर। अब ये इंटरफेज की स्टेज है और इंटरफेज की जो स्टेज होती है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है और केंद्रक में जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन के जाल के रूप में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोमल मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर और केंद्र के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और पूरा ये इंटैक्ट न्यूक्लियस है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि यदि आपको न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट है, यदि आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट है। तो केंद्र की यदि स्टडी करनी हो तो इंटरफेज स्टेज सबसे बेस्ट होती है। क्रोमोसोम की यदि स्टडी करनी हो तो मेटाफेज स्टेज सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमेटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाती है, इसलिए केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है मेटाफेज स्टेज में। इसलिए न्यूक्लियस की स्टडी करनी हो तो इंटरफेज स्टेज इज बेस्ट, क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो तो मेटाफेज स्टेज इज बेस्ट। ये इंटरफेज की प्रावस्था है और इसके अंदर ये इंटायर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये सेंट्रियोल है और यहाँ पर जो डीएनए मटेरियल है ये क्रोमेटिन के फाइबर्स के रूप में प्रेजेंट है। अब मान लो इस न्यूक्लियस को यदि अपन स्टेन करें तो कुछ क्रोमेटिन है वो तो गहरे रंग से स्टेन होती है जिसको हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। कुछ क्रोमेटिन ऐसी है जो बहुत ही हल्के रंग की स्टेन होती है, उसको यूक्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। तो स्टेनिंग की बेसिस पे डार्क क्रोमेटिन या डेंस क्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन और लाइट क्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन। तो इंटरफेज में आपको गुणसूत्र नहीं दिखेंगे, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन का जो जाल होता है वो जाल यहाँ पर दिखाई देता है और ये क्रोमेटिन का नेटवर्क है और कुछ नहीं है। यही क्रोमेटिन के फाइबर आगे चलकर गुणसूत्रों में कन्वर्ट होंगे और ये इंटरफेज जो है इसका ड्यूरेशंस बहुत बड़ा है। अपने ह्यूमन के केस में भी देखें तो अलग अलग सेल्स में इसका ड्यूरेशंस अलग अलग है। किसी सेल में ये 18 घंटे का ड्यूरेशन है, किसी में 16 घंटे का है, किसी में 20 घंटे का है। माइटोटिक जो स्टेज है ये तो बहुत कम ड्यूरेशंस वाली होती है। इंटरफेज का ड्यूरेशंस है बहुत लंबा है, क्योंकि इसमें सेल को साइटोप्लाज्म बनाना है, सेल को ऑर्गेनेल्स बनाने हैं, पूरा डीएनए है उसको रेप्लिकेट करना है, अगले डिवीजन की यहाँ पर तैयारियाँ होती है और यहाँ पर दो दो चेक पॉइंट है, उन चेक पॉइंट से सेल को गुजरना होता है। जिस तरह हाईवे के ऊपर चेक पॉइंट होते हैं पुलिस के चेक पोस्ट, तो वहाँ पर हर जो भी ट्रैफिक गुजर है उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसी तरह यहाँ पर सेल की स्क्रीनिंग भी होती है। अब इंटरफेज के बाद में प्रोफेज स्टेज आएगी। तो प्रोफेज को मैंने 3 पार्ट में जैसे डिवाइड किया है। हालांकि एक डायग्राम में भी इसको मैं डिस्क्राइब कर सकता था, लेकिन इसको मैंने 3 पार्ट में जैसे डिवाइड कर दिया है। जैसे अर्ली प्रोफेज, इसका बाद मिडिल प्रोफेज, उसके बाद में लेट प्रोफेज। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमेटिन के जो फाइबर्स थे ये क्रोमेटिन के फाइबर डेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है और कंडेंसेशन जब हो रहा है इसका मतलब न्यूक्लियोसोम बनने की परिघटना यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो होता है उसमें डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती है। इसके अंदर 5 तरह की हिस्टोन होती है, H1 टाइप, H2A टाइप, H2B टाइप, H3 टाइप, H4 टाइप। तो न्यूक्लियोसोम असेंबली की जो परिघटना है वो इस फेज के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमेटिन फाइबर है वो छोटे होने लग जाते हैं, डेंस होने लग जाते हैं और यहाँ पर डेंस से ये फाइबर बन रहे हैं, इट मीन्स न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन का फिनोमेनन यहाँ पर चालू हो गया है। और सेंट्रियोल जो होता है ये डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रियोल में मल्टीप्लिकेशन है। और ये आप ध्यान रखना, जिन जिन रचनाओं में डिवीजन की कैपेसिटी है डेफिनेटली वहाँ पर डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट है डेफिनेटली, और डीएनए की वजह से इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी है, डिवीजन की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर 2 तारकाई बनेंगे, 2 सेंट्रियोल बनेंगे और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में जाकर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब ये अर्ली प्रोफेज ये फिर कन्वर्ट होती है मिडिल प्रोफेज के अंदर।
तो अर्ली प्रोफेज जब मिडिल प्रोफेज में कन्वर्ट होती है, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल एकदम कंडेंस हो जाता है, गुणसूत्रों की फॉर्मेशन हो जाती है, और गुणसूत्रों में आप देख रहे हो सेंट्रोमियर यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है, और सेंट्रोमियर के दोनों ओर की जो भुजाएं होती है ये क्रोमेटिड के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जो डीएनए था वो डीएनए संघनित हो जाता है, डेंस हो जाता है, इसकी पैकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और क्रोमेटिन फाइबर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर। तो यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन थे, ये क्रोमेटिन का नेटवर्क ये कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद इसमें क्रोमोसोम की फॉर्मेशंस होगी, और ये जो सेंट्रियोल थे, इन सेंट्रियोल के चारों ओर स्पिंडल फाइबर्स भी बनने लग जाते हैं, एस्टर फाइबर्स भी, और एस्टर फाइबर है वो एक्चुअल में माइक्रोट्यूबुल्स ही है। माइक्रोट्यूबुल का यहाँ पर एक तरह से पॉलीमराइजेशन होता है, डीपॉलीमराइजेशन होता है। तो इस सेंट्रियोल के चारों ओर एस्टर फाइबर जो होते हैं वो इसके चारों ओर डेवलप हो जाते हैं, और ये जो केंद्रक झिल्ली जो होती है, ये केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व हो रही है, इसके पीछे भी फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है वो उत्तरदायी होता है। क्यों? केंद्रक झिल्ली जो होती है, इस केंद्रक झिल्ली के भीतर की तरफ एक झालर के समान रचना पाई जाती है जिसको फाइब्रस लैमिना कहते हैं, और इस फाइब्रस लैमिना में दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें एक तो होता है लेमिनिन ए, एक प्रोटीन होता है लेमिनिन बी। तो ये जो केंद्रक झिल्ली है, इसका भीतरी जो पार्ट है उसके अंदर लेमिनिन प्रोटीन्स हैं, और इन लेमिनिन प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप हटा, उसी पे केंद्रक झिल्ली का डिजोल्यूशन या केंद्रक झिल्ली का पुनः बनना ये डिपेंड करता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगी। अब चूंकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स में एक्चुअल में डबल डीएनए है। मान लो इस सेल में जैसे 4 क्रोमोसोम का मैंने डायग्राम में जैसे डिटेक्शन किया है, अपनी बॉडी में ह्यूमन में देखें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर इस सेल में जैसे 4 क्रोमोसोम को मैंने इंडिकेट किया है। तो यहाँ पर इस जो इंटरफेज की जो एस प्रावस्था होती है, इसमें एक्चुअल में 8 क्रोमोसोम का डीएनए है वो सिंथेसाइज हो जाता है, क्योंकि 4 क्रोमोसोम का तो डीएनए पहले से ही है, और इस पूरे डीएनए के अंदर प्रतिलिपिकरण हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, तो इसके अंदर डीएनए की मात्रा डबल होगी। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम में वास्तविकता से देखें तो इसमें दो क्रोमोसोम्स का डीएनए, क्रोमोसोम दिखने में तो एक ही है, लेकिन एक्चुअल में इसमें जो डीएनए के अमाउंट है वो डबल है। अब डबल अमाउंट है तो ये क्रोमोसोम क्या होगा? वर्टिकली स्प्लिट होता है, वर्टिकली स्प्लिट होता है, और वर्टिकली स्प्लिट होता है तो दिखने में ऐसा लगता है जिसमें 2 भुजाएं ऊपर है, 2 भुजाएं नीचे हैं, लेकिन इसका जो सेंट्रोमियर होता है, काइनेटोकोर होता है, वो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। काइनेटोकोर बाद में डिवाइड होगा एनाफेज के एंड में। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिजोल्व हो गई है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ चले गए हैं, सेंट्रियोल के चारों ओर एस्टर फाइबर्स की फॉर्मेशन हो गई है, और क्रोमोसोम वर्टिकली स्प्लिट हो गए और क्रोमोसोम कंडेंस हो गए। अब क्रोमोसोम की यहाँ पर फुली फॉर्मेशन हो गई है। प्रोफेज के अंत में क्रोमोसोम है वो पूर्णतया एकदम क्लियर हो जाते हैं। माइक्रोस्कोप से यदि सेल को एस्ट्रोकार्बिन से स्टेन करके देखो तो यहाँ पर एंटायर क्रोमोसोम है, फुली डेवलप्ड क्रोमोसोम है, वो इस फेज के अंदर दिखाई देता है। अब ये प्रोफेज ये फिर एंटर करती है मेटाफेज स्टेज के अंदर। प्रो का मतलब पहले, मेटा मीन्स आफ्टर। तो प्रोफेज के बाद में होने वाली जो प्रावस्था है वो क्या कहलाएगी? मेटाफेज। अब इस मेटाफेज स्टेज में जो गुणसूत्र होंगे ये सेल के इक्वेटर में आके अरेंज हो जाता है। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेल की इक्वेटोरियल जो प्लेट होती है, इक्वेटोरियल जो जोन होता है, उस इक्वेटोरियल जोन में जितने भी गुणसूत्र हैं वो आकर यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। लेकिन इस अरेंजमेंट में क्या होता है, इन क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो तो इक्वेटर की तरफ रहता है, और इसकी जो भुजाएं होती है वो पोल की तरफ रहती है। अब इस फिगर में आप देख रहे हो, इसका क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है ये तो एकदम इक्वेटोरियल लोकेशन पे है, और इसकी भुजाएं जो होती है वो पोल की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिजोल्व होने का फायदा क्या होगा? यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व नहीं हो तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं आते। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिजोल्व हो गई तो सारे गुणसूत्र नेकेड हो गए, नंगे हो गए, और ये क्रोमोसोम अब एंटायर साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है।
और इस साइटोप्लाज्म में फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की, माइक्रोट्यूबुल्स की असेंबली होती है, पॉलीमराइजेशन होता है, डीपॉलीमराइजेशन होता है, और इन माइक्रोट्यूबुल की असेंबली के कारण इसके अंदर फाइबर्स बनते हैं। ये फाइबर क्रोमोसोम को इन सेंट्रियोल से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मेटाफेज, और मेटाफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स थे ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आकर स्थापित हो गए। अब इस मेटाफेज स्टेज में आप देख रहे हो उसमें 3 तरह के फाइबर्स आपको दिखाई देंगे। एक फाइबर तो ऐसे हैं जो एक सेंट्रियोल को दूसरे सेंट्रियोल से डायरेक्ट जोड़ने का काम कर रहे हैं, इनके बीच में कहीं भी कोई क्रोमोसोम्स नहीं है। इस फिगर में जैसे ग्रीन लाइन में मैंने ये इंडिकेट किया है, तो ये जो फाइबर हैं एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक कंटिन्यूसली प्रेजेंट है, और इन फाइबर को सेंट्रोमेरिक फाइबर के नाम से जाना जाता है। कुछ फाइबर ऐसे हैं जो सेंट्रियोल से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, इनको क्रोमोसोमल फाइबर्स का नाम दिया है। तो क्रोमोसोमल फाइबर वो फाइबर हैं जो सेंट्रियोल से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक प्रेजेंट है। क्रोमोसोमल फाइबर वो हैं जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक या एक पोल से दूसरे पोल तक कंटिन्यूसली प्रेजेंट है। अब ये जो फाइबर है इनकी फॉर्मेशन एक्चुअल में पॉलीमराइजेशन के कारण होती है, और इनकी जो माइक्रोट्यूबुल होती है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज के जो पार्ट होगा वो इस सेंट्रियोल के नज़दीक होगा। जैसे फिगर के रूप में इसको मैं यदि इंडिकेट करूँ तो जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका जो सेकेंड यूनिट होगी वो इसके साथ जुड़ जाएगी, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तीसरी जो यूनिट होगी वो यहाँ पर जुड़ जाएगी, इसका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। चौथी यूनिट इससे जुड़ जाएगी, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह ये एक एक करके एक मॉलिक्यूल एक के बाद एक अटैच हो जाते हैं, और ज्यों ज्यों ये सीरीज़ बनती है ये फाइबर्स बनते जाते हैं। तो एक्चुअल में ये एक तरह के स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये फाइबर कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक, ये कंटिन्यूस फाइबर है। दूसरे फाइबर वो हैं जो सेंट्रियोल से इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक प्रेजेंट हैं। अब ये जो फाइबर बन रहे हैं, ये फाइबर जब इलोंगेट होंगे ये एक्चुअल में पॉलीमराइजेशन की घटना है, और एनाफेज जब होता है, टीलोफेज जब होता है, तो ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं, उसमें इसमें डीपोलराइजेशन होता है। तो कुछ फाइबर में तो डीपोलराइजेशन होगा, डीपॉलीमराइजेशन होगा, और कुछ फाइबर के अंदर पॉलीमराइजेशन होगा। दोनों फिनोमेनन यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर ये जो फाइबर जो बन रहे हैं, जो सेंट्रियोल को क्रोमोसोम से कनेक्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअल में बहुलीकरण के कारण, पॉलीमराइजेशन के कारण बन रहे हैं, और इनका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस सेंट्रियोल की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्रोमोसोम्स की तरफ होगा, और ये इनकी फॉर्मेशंस का ये तरीका होता है। अब मेटाफेज के बाद में फिर एनाफेज स्टेज आएगी। तो एनाफेज को भी कुछ बुक्स में तो जैसे 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, और यहाँ पर अभी मैंने इसको 2 फिगर में ही एक्सप्लेन किया है, एक तो अर्ली एनाफेज और एक लेट एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज में तो क्या होगा कि पहले जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर था वो इक्वेटर की तरफ था, और क्रोमोसोम की जो भुजाएं थी वो पोल की तरफ थी। अब यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर हैं वो तो सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे, और क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती है वो इक्वेटर की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। तो इस फिगर में आप देख रहे हो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है ये तो सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्टेड है, और इसकी जो भुजाएं जो है वो इक्वेटर की तरफ डायरेक्टेड है, और ये फाइबर जो सेंट्रियोल से इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक जुड़े हैं ये एक्चुअल में क्रोमोसोमल फाइबर है। तो ये अर्ली मेटाफेज, अर्ली एनाफेज की स्टेज है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर जो इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेज में तो आप देख रहे हो केवल क्रोमोसोम वर्टिकली स्प्लिट होता है, लेकिन सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अर्ली एनाफेज के अंदर इसका सेंट्रोमियर या इसका जो काइनेटोकोर होता है वो भी डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने से आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे,
और लेट फेज में, ये लेट फेज का फिगर है। अब इसमें आप देख लो ये क्रोमोसोम का जैसे इक्वेटोरियल जोन था, अब आधे क्रोमोसोम इस इक्वेटोरियल जोन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आधे क्रोमोसोम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इन डायग्राम एकदम क्लियर कट है, इन क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर पोल की तरफ डायरेक्टेड है और इसकी जो भुजाएं हैं वो इस इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ डायरेक्टेड है। अब यहाँ पर तीनों तरह के फाइबर्स यहाँ पर डेवलप होंगे, 3 तरह के फाइबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो कंटिन्यूस फाइबर, कंटिन्यूस फाइबर तो वो है जो एक पोल से दूसरे पोल तक प्रेजेंट है। दूसरे फाइबर वो हैं जो सेंट्रियोल से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर तक प्रेजेंट हैं। अब क्रोमोसोम जब एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, यानी एनाफेज मोमेंट हो रही है, तो इस एनाफेज मोमेंट के दौरान इन सेपरेट होते हुए इन क्रोमोसोम के बीच में भी ये फाइबर डेवलप हो रहे हैं। इन फाइबर को मैंने नाम दिया है इंटरजोनल फाइबर। अब इस स्टेज में 3 तरह के फाइबर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एक तो क्रोमोसोमल फाइबर जो सेंट्रियोल को क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जोड़ते हैं, इंटरजोनल फाइबर जो 2 सेपरेट होते हुए क्रोमोसोम के बीच में है, और सेंट्रोमेरिक फाइबर जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल या एक पोल से दूसरे पोल तक प्रेजेंट है। अब इस एनाफेज मोमेंट के दौरान एक इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होगी, अब इसमें जो क्रोमोसोमल जो फाइबर हैं, यानी वो फाइबर जो सेंट्रियोल को क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जोड़ रहे हैं, इन क्रोमोसोमल फाइबर में तो होता है डीपॉलीमराइजेशन, यानी ये जो चेन जो बनी थी ये चेन धीरे धीरे वापस सेपरेट हो जाएगी। जैसे मान लो ये क्रोमोसोमल फाइबर है, इसके अंदर ये पहली चेन जैसे सेपरेट हो गई, फिर ये दूसरी चेन सेपरेट हो गई, फिर ये तीसरा मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया। तो जो जो डीपॉलीमराइजेशन होगा क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। और ये जो नीले लाइन में मैंने जो दिखाई है, जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक कंटिन्यूस प्रेजेंट है, इनके अंदर होता है पॉलीमराइजेशन। तो जो जो एनाफेज मोमेंट होती है क्रोमोसोमल फाइबर तो छोटे होते जाएंगे और सेंट्रियोलर फाइबर जो है वो लंबे होते जाएंगे। या इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि सेंट्रियोलर जो फाइबर है उसके अंदर तो पॉलीमराइजेशन की घटना देखने को मिल रही है, और क्रोमोसोमल जो फाइबर है उसके अंदर डीपॉलीमराइजेशन की घटना देखने को मिल रही है। तो जो जो क्रोमोसोमल फाइबर और छोटे होंगे, गुणसूत्र अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब एनाफेज के बाद में फिर टेलोफेज स्टेज आएगी। तो टेलोफेज में आप देख रहे हो आधे क्रोमोसोम एक पोल पर, आधे क्रोमोसोम एक पोल पर। अब इन क्रोमोसोम में जो डीएनए था वो डीएनए ऑलरेडी इंटरफेज के अंदर डबल हो गया था। अब इस डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो माइटोसिस की ये विशेषता है, माइटोसिस में न्यूक्लियर मटेरियल है उसका भी इक्वल डिवीजन होता है, इक्वल विभाजन होता है, और इसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसका भी इक्वल डिवीजन होता है। इसलिए इंटरफेज में डीएनए है वो भी डबल हो जाता है, साइटोप्लाज्म है वो भी डबल हो जाता है, इसलिए इंटरफेज स्टेज लंबी होती है। और इसमें आप देख रहे हो अब ये कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब ये आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ आ गए, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ आ गए। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाती है। हर पार्ट में एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, केंद्र के अंदर न्यूक्लियोलस जो थी वो वापस बन जाती है। अब 2 सेल के बीच में अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। केंद्रक डिवीजन के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। अब इस साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है, एक तरह की संकुचनशील वलय जो होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होती है वो बनती है। और इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन दोनों ही संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक तरह से एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर, एक तरह से वलय के जैसी रचना बन जाती है, और ज्यों ज्यों ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी सेल धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है, श्रिंक होती जाती है, और लास्ट में दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। और सेल साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगा तब ये 2 पुत्री कोशिकाएं, 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी। ये डॉटर सेल हर गुण में इस पेरेंटल सेल की जैसी है,
इस डॉटर सेल की साइज़ पेरेंटल सेल की जैसी है, हालांकि डॉटर सेल की साइज़ थोड़ी छोटी होती है पेरेंटल सेल की तुलना में, लेकिन 1-2 घंटे बाद में इसमें नए साइटोप्लाज्म का संश्लेषण हो जाएगा और डॉटर सेल की एक्चुअल साइज़ है वो पेरेंटल सेल की जैसी हो जाएगी। इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो 0.7 स्थापित हो जाता है और इसके अंदर जो क्रोमोसोम जो थे वो क्रोमोसोम वापस खुल जाएंगे। क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियोसोम इकाइयाँ बनी थी वो इकाइयाँ सारी डैमेज हो जाती है और ये गुणसूत्र जो होते हैं ये क्रोमेटिन की जाल में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे, केंद्रक झिल्ली वापस बन जाएगी और वापस ये इंटरफेज की जो स्टेज होती है वो यहाँ पर आ जाती है। तो ये एक साइकिल का एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब इस साइकिल में कई तरह की साइकिल है वो इसके अंदर समाहित है और इसको मैंने 4 अलग अलग हेडिंग में जैसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सेंट्रोसोमल साइकिल, दिस साइकिल इज एसोसिएटेड विथ सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल बनता है, सेंट्रियोल डिवाइड होता है, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं, उसके बाद में सेल डिवाइड हो जाती है, हर सेल के हिस्से में एक एक सेंट्रियोल आ जाता है। तो सेंट्रोसोम में होने वाला जो चक्रीय प्रक्रम है ये सेंट्रोसोमल साइकिल के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर साइकिल आप देख रहे हो, इसमें न्यूक्लियर साइकिल में क्या होगा, इंटरफेज में इंटायर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर क्रोमेटिन का नेटवर्क है और ये क्रोमेटिन धीरे धीरे गुणसूत्रों में कन्वर्ट होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और यही क्रोमोसोम वापस टेलोफेज में आते आते वापस ये क्रोमेटिन के नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर साइकिल है इसके अंदर केंद्रक झिल्ली बनती है, केंद्रक झिल्ली डिजोल्व होती है और केंद्रक में होने वाली ये परिघटना एक चक्रीय प्रक्रम के रूप में निरंतर चलती रहती है। साइटोप्लाज्मिक साइकिल, नया जो साइटोप्लाज्म होता है वो इस इंटरफेज के अंदर संश्लेषित होगा और ये साइटोप्लाज्म टेलोफेज के अंत में दोनों सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वल डिवाइड हो जाता है। और क्रोमोसोमल साइकिल है, ये एक्चुअल में गुणसूत्रों की साइकिल है और इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट होते हैं। तो क्रोमेटिन का क्रोमोसोम में रूपांतरण, क्रोमोसोम का क्रोमेटिन में रूपांतरण, सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल में रूपांतरण, सेंट्रियोल का सेंट्रोसोम में रूपांतरण, केंद्रक झिल्ली का बनना, केंद्रक झिल्ली का नष्ट होना। अब ये सारी जो फिनोमिनन है ये फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड है। आप कहीं भी देख लो, सेल डिवीजन को आप डिटेल में यदि आप पढ़ोगे तो किसी न किसी मॉलिक्यूल का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, फिर वापस उसी मॉलिक्यूल का डीफॉस्फोरिलेशन होता है। तो पूरा जो माइटोटिक सेल डिवीजन है ये एक्चुअल में देखें तो फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन की परिघटना है। अब इनका रेगुलेशन कैसे होगा, इनके चेक पॉइंट कौन से हैं, इस पर एक अलग से डिटेल व्याख्यान मैं आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट समरी के रूप में कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन चेक पॉइंट पर रेस्पॉन्सिबल है, इन चेक पॉइंट को कंट्रोल करते हैं, केवल उनके नाम मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। तो यहाँ पर जैसे पहला जो चेक पॉइंट है जो G1 और S फेज के बीच में है, जिसको पहला चेक पॉइंट मैंने नाम दिया है, इस पहले चेक पॉइंट में CD के 4, CD के 6 और CD के 2 ये मेन प्रोटीन्स हैं जो इसके चेक पॉइंट के लिए उत्तरदायी है। यदि इन CD के प्रोटीन्स में कोई भी प्रोटीन एब्सेंट होगा तो इस डिवीज़न यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगा, इसकी आगे शिफ्टिंग नहीं होती है। सेकंड जो चेक पॉइंट है ये G2 और M फेज के बीच में है, इसमें CDC2 जो प्रोटीन होता है ये उत्तरदायी होता है, इसको MPF फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो चेक पॉइंट है ये मेटाफेज और एनाफेज के बीच में होता है, इसके लिए उत्तरदायी जो है वो साइक्लिन B होता है और साइक्लिन B का जब डिग्रेडेशन हो जाता है तो यूबिक्यूटिन का जो सिंथेसिस है, यूबिक्यूटिनेशन बोलते हैं इसको, वो प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको एक समरी के रूप में जैसे प्री एमपीएफ ये जो फैक्टर है ये साइक्लिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एमपीएफ में, और ये एमपीएफ जो फैक्टर है ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो न्यूक्लियर झिल्ली का ब्रेकडाउन, जो प्रोफेज के अंत में आप देख रहे हो केंद्रक झिल्ली डिजोल्व हो रही है, उसका डिजोल्यूशन इस एमपीएफ फैक्टर की वजह से होता है। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, जो इंटरफेज के अंदर क्रोमेटिन का जाल है, यही क्रोमेटिन का जाल बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है।
तो यहाँ पर क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो कंडेंसेशन भी इस MPF फैक्टर की वजह से होता है। स्पिंडल की असेंबली होती है, क्यों स्पिंडल की असेंबली है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इनके पॉलीमराइजेशन से स्पिंडल फाइबर्स बनता है। इसलिए केंद्रक झिल्ली का डिजोल्व होना बहुत जरूरी है। केंद्रक झिल्ली डिजोल्व होगी तो न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है। और आपकी किताब में एक अलग से एक टॉपिक भी है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। तो साइटोप्लाज्म यंग है या साइटोप्लाज्म ओल्ड सेल का है, उस पर भी आपका सेल डिवीजन का बिहेवियर जो है वो प्रभावित होता है। और साइक्लिन का डिग्रेडेशन, साइक्लिन का जब डिग्रेडेशन होता है तो ये घटना यूबिक्यूटिनेशन के नाम से भी जानी जाती है। और साइक्लिन का जब विखंडन होगा उस केस में MPF जो कारक होता है ये वापस इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होता है तो ये वापस इसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये साइक्लिन MPF का होने वाला मेन रोल या मेन पर्पज। अब साइक्लिन कैसे काम करेगा इसमें, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही समरी के रूप में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब ये जो प्रोटीन है इसके एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक तो साइक्लिन होता है, दूसरा ये CDC2 काइनेस। ये एक यूनिट के रूप में है, दो सब यूनिट है यूँ मान के चलो। अब ये जो दोनों सब यूनिट है ये मॉडिफाई होके MPF की फॉर्मेशंस करती है। और MPF जो होता है ये माइटोसिस को स्टिमुलेट करता है, माइटोसिस को ट्राइगर करता है। CD जो प्रोटीन होता है इसको एक्टिवेट करता है। और MPF जो होता है ये फिर नष्ट हो जाएगा, वापस ये इनएक्टिव हो जाएगा, वापस इसका लॉस हो जाएगा। और MPF फैक्टर का जब डिग्रेडेशन होगा तो यहाँ पर साइक्लिन और CDC2 जो काइनेज होता है इसकी फॉर्मेशंस होगी। और CDC2 काइनेज ये वापस रिसाइकिल होगा, रिसाइकिल होता है तो इसकी दोनों सब यूनिट क्या होती है, सेपरेट हो जाएगी। इसमें CDC2 यूनिट ये अलग सेपरेट हो जाएगी और साइक्लिन जो यूनिट है ये अलग हो जाएगी। बाद में इन दोनों यूनिट की असेंबली होती है और ये पूरी एक डाइमर यूनिट जो होती है वो बन जाती है। तो ये साइक्लिन प्रोटीन का रोल है और ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। और इनके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी उत्तरदायी होते हैं। सेल का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी सेल डिवीजन को प्रभावित करता है। सेल को कौन से ग्रोथ फैक्टर के संपर्क में लाया गया है उससे भी सेल डिवीजन प्रभावित होता है। जो अपनी बॉडी की ग्रोथ जैसे हो रही है आदमी की, तो आपकी बॉडी में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना चाहिए, ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट होना चाहिए। बोन मेरो में कोई सेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें जैसे फाइब्रिन ये जो फैक्टर होते हैं सेल डिवीजन को मोटिवेट करने वाले वो फैक्टर है वो सिंथेसाइज होने चाहिए। इसके अलावा आदमी का जो हेल्थ स्टेटस है वो डिपेंड करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं वो डिपेंड करते हैं, आदमी का न्यूट्रिशन कैसा है वो डिपेंड करता है। तो इस सेल डिवीजन के इंटरनल फैक्टर तो हैं ही, इंटरनल फैक्टर के अलावा एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये एक नेट सेल में आज का अपना व्याख्यान माइटोसिस, और इसको मैं एक बार ब्रीफ समरी में इसको भी वापस समराइज कर दूँ। सेल डिवीजन बेसिकली तीन टाइप का है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस है एक तरह का हिडन माइटोसिस है, इसको क्रिप्टोमाइटोसिस भी बोलते हैं और ये प्रोटोजोवन कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोसिस जो है इसके दो मेन पार्ट हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी दो फेज होगी, इंटरफेज, एम फेज। इंटरफेज के अंदर तीन फेजेज हैं, G1 स्टेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है। S फेज के अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज के अंदर DNA की रिपेयरिंग होती है, स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, ATP का अकोमुलेशन होता है। और M फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इसमें तीन चेक पॉइंट होंगे। पहला चेक पॉइंट G1 और S फेज के बीच में, सेकेंड चेक पॉइंट G2 और M फेज के बीच में, तीसरा चेक पॉइंट होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। और ये पूरी इनकी सीक्वेंशियल इवेंट। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही प्रिसाइज वे में और एररलेस ये फिनोमेनन है। लेकिन कहीं भी मिली सेकेंड का, जरा सी मिली सेकेंड का डिफरेंस हो गया है, या किसी भी फैक्टर के अंदर कोई भी एमिनो एसिड की सीक्वेंस है वो चेंज होगी, एमिनो एसिड की वैरायटी चेंज होगी, तो उस कंट्रोल करने वाले प्रोटीन्स के टोटल जो गुण धर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, वो चेंज हो जाती है।
और ये जब चेंज होती है तो फिर सेल का जो डिवीज़न होता है वो बाधित होता है, सेल डिवीज़न है वो मॉडिफाई हो जाता है। और लेबोरेटरी में इस तरह के सैकड़ों तरह के एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट के द्वारा परफॉर्म किए गए हैं लेबोरेटरी के अंदर, हैं कि G1 स्टेज की सेल है उसको G0 के साथ फ्यूज कर दें, हैं प्लांट सेल को एनिमल सेल्स के साथ फ्यूज कर दें, या इस सेल में क्लोरामफेनिकोल का इंजेक्शंस दे दें। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में इन क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसे होता है, इन प्रोटीन का बिहेवियर कैसे होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल नेट और JRF के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मेरा जो अगला जो व्याख्यान होगा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, उसमें मैं इन सारे फैक्टर पे डिटेल से आपसे चर्चा करूँगा और 5-7 एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल भी मैं एक्सरसाइज के लिए आपके लिए पुटअप करूँगा। तो ये नट सेल में आज का अपना व्याख्यान, एंड आई होप you like this lecture and this video। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।